Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. This is Marina Ame and today we are starting chapter cell structure and function. And आपको पता है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी क्योंकि इस चैप्टर में ना मेनली आपको याद रखना होता है कि डबल मेम्ब्रेन कौन सा ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन सा ऑर्गेनल है और नॉन मेम्ब्रेनस कौन सा है. सो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी. सो बिफोर गोइंग टू द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. अब चलते हैं वीडियो की तरफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वो है सेल वॉल. सेल वॉल बेसिकली एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और सिंथेसाइज्ड होता है प्रोटोप्लाज्म से. अगर बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन से कंसिस्ट होती है. अब पेप्टाइडो का मतलब प्रोटीन होगा और ग्लाइकन का मतलब कार्बोहाइड्रेट. मीन्स कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर जो होता है ना वो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है. फंजल में अगर बात करें तो पॉलीसेकेराइड काइटिन होता है. प्लांट और अल्जे सेल वॉल में बात करें तो सेलुलोज होता है. अच्छा, सेल वॉल जो है वो परमिएबल होता है और हाइड्रोफिलिक होता है. सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं. मिडिल लैमेला जो मिडिल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी. मिडिल लैमेला जो है वो सीमेंटिंग लेयर कहा जाता है और मिडिल लैमेला में जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स होते हैं. प्राइमरी सेल वॉल फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल होता है और ये हेमीसेलुलोज से कंसिस्ट होता है. सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थिक एंड रिजिड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. मतलब सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना वो थिक होती है और थोड़ी रिजिड भी होती है. क्यों? क्योंकि इसमें डिपोजिशन होती है किसकी? लिग्निन की. नाउ सेल मेम्ब्रेन. अच्छा, इसमें अगर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफ्रेंशिएट करें ना तो सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है और सेल मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है जो 50% लिपिड्स पे 50% प्रोटीन एंड 5 to 10% ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से कंसिस्ट होती है. और इसकी अगर मैं बताऊं तो ये सेलेक्टिव परमिएबल है वाइल सेल वॉल क्या है? परमिएबल. और ये क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन. सेल मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए होता है और ये AB एंटीजन की फॉर्मेशन करता है. वाइल ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो सरफेस ऑफ RBC पे होता है और डिटरमाइन करता है ब्लड ग्रुप टाइप को. साइटोप्लाज्म. अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म. जो सेल मेम्ब्रेन तो हो गया, अब ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर का जो होगा वो साइटोप्लाज्म होगा. साइटोप्लाज्म में साइटोजेल होता है और साइटोसोल होता है. सही है. तो साइटोजेल क्या है? आउटर पार्ट नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है ना वो होता है साइटोजेल और इनर पार्ट नियर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के करीब जो पार्ट होगा वो होगा साइटोप्लाज्म. ये एक्टोप्लाज्म मतलब बाहर की तरफ होता है और ये एंडोप्लाज्म मीन्स इनर साइड पे होता है. ये विस्कस होता है. देखो जेल खुद ही बता रहा है कि विस्कस होगा, मतलब गाढ़ा होगा. और यहाँ साइटोसोल उसके अपने वर्ड से बता रहा है कि लेस विस्कस होगा. कंटेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स. अब कौन से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं? अब सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर फिर साइटोप्लाज्म होता है. अब साइटोप्लाज्म में भी बहुत से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं. अब हम उसको डिस्कस करते हैं फर्दर. फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन होता है. अब लिपोप्रोटीन बेसिकली इसको मैं और डिटेलिंग में भी बता रही हूँ कि लिपो मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन मतलब प्रोटीन. सो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना वो लिपिड्स फॉर्मेशन करता है, वाइल जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है. इन स्केलेटल मसल हैव ओनली स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं. मतलब अगर स्केलेटल मसल में जो स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना वहाँ हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहते हैं, वहाँ हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज वो कहाँ होता है? स्केलेटल मसल्स में. नाउ हम थोड़ा डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि मैंने आपको बताया कि रफ जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है और स्मूथ जो है वो लिपिड फॉर्मेशन करता है. डेट्स वाई हम इसको कहते हैं लिपोप्रोटीन सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन. रफ एंडोप्लाज्मिक जो है वो राइबोसोम और इट्स आउटर सरफेस और स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं. ठीक है, स्मूथ में नहीं होते. ये देखो ना, ये स्मूथ है ना तो इसमें राइबोसोम नहीं होंगे, लेकिन रफ होता है. डेट्स वाई इसके ऊपर राइबोसोम आउटर सरफेस पे होता है. आप देखो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन भी होती है यहाँ.
और सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम। अब राइबोसोम क्यों? अब देखो बेसिकली हमें पता है राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, मीन्स वो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, और रफ का भी क्या काम है? प्रोटीन फॉर्मेशन। सो ये सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म किसके लिए होगा? राइबोसोम, क्योंकि इन लोग का रिलेटेबल काम है ना दोनों का। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पे आए तो ये लिपिड फॉर्मेशन करता है और राइबोसोम एब्सेंट, जैसे मैंने बताया। एंड इसका जो फंक्शन होता है वो है सिंथेसिस ऑफ ऑयल, फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स वगैरह क्या होते हैं? जैसे एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब जो है एल्डोस्टेरोन वगैरह स्टेरॉइड्स होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, मेनी टाइम्स ये बताऊँ MCQs में भी आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या रफ में से कौन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करता है। नाउ स्मूथ वाला जो है स्टोर और रिलीज कैल्शियम आइंस, मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी अपराइटस। नाउ राइबोसोम, अगर ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA, मतलब ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो है एक सिंगल mRNA से अटैच होगा, तो उसको हम पोलियोसोम कहेंगे। राइबोसोम नहीं कहेंगे, उसको पोलियोसोम कहेंगे। राइबोसोम RNA कंटेनिंग बॉडीज़ होती है, ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है। अब राइबोसोम अगर प्रोकैरियोट में हो और यूकैरियोट में हो तो क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और यूकैरियोट्स में प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। प्रोकैरियोट्स में फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम जो है वो फ्रीली डिस्पर्स्ड होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में फाउंड फ्रीली एज वेल एज अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब यहाँ फ्रीली तो होंगे लेकिन साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच होंगे। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में 70S का राइबोसोम होता है, जिसमें 50 और 30 से सब यूनिट्स, ये सब यूनिट्स है, 50 एंड 30 सब यूनिट्स है और 70S बन के मिलता है। और यूकैरियोट में 60 और 40 होता है सब यूनिट और 80S बनता है इसमें। राइबोसोम में RNA 40% होता है एंड प्रोटीन 60% होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट प्रोटीन फैक्ट्री। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन जो है वो है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल एंड एंजाइम फैक्ट्री होती है। बेसिकली ये यूकैरियोट्स में होती है। डेवलप फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंट्रोल सेंट्रल फ्लैटेंड प्लांट लाइक सेंट्रल फ्लैटेंड प्लांट लाइक कंपार्टमेंट्स, ऑल्सो डिस्क शेप। अच्छा, इसमें जो गोल्जी कम्प्लेक्स होता है ना, उसमें सेंट्रल फ्लैटेंड टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें डिस्क शेप होती है बेसिकली, सो वो सिस्टर्ने होती है। अब यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टाया होता है और गोल्जी कम्प्लेक्स में सिस्टर्ने, मतलब देखो नेम्स जो है इनके रिलेटेबल है ना, थोड़े मिलते जुलते हैं, सिस्टर्ने और क्या कहते हैं क्रिस्टाया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आपको याद रखना है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्ने होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टाया होता है। वाइल गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांस और सिस। अब ये जो सिस्टर्नाया होता है ना, उसकी दो शेप्स होती हैं, एक ट्रांस होता है, एक सिस होता है। ट्रांस जो है वो मैच्योरिंग फेस है और सिस जो है वो फॉर्मिंग फेस है। और ये कॉन्केव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। ये टूवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये टूवर्ड्स न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो डिफ्रेंशिएट है ना, आपको ये अपने माइंड में रखना है और ये जो मैं शॉर्ट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ मस्ट आपको याद रखना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो उनका फंक्शन क्या है? कलेक्शन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सेल, सिक्रेशन मीन्स प्रोटीन, मतलब ये सब उसका फंक्शन होता है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी ऑर्गेनल्स कंटेन करता है। कौन से कंटेन? जैसे सर्टेन ऑर्गेनल्स डेवलप फ्रॉम गोल्जी। अब गोल्जी से ही डेवलप होता है। गोल्जी किससे डेवलप हुआ है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और गोल्जी किन चीज़ों को डेवलप कर रहा है? अब वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम हमें जिस तरह पता है इसके 3 नेम्स हैं, जैसे लाइक इंट्रासेलुलर डायरेक्शन करता है, ऑटोफेजी करता है और रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट करता है। इसको हम सुइसाइडल सेक्स कहते हैं। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें और ये डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स होता है। और इसके समटाइम इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि अपने आप को भी खुद ही इसको सुसाइडल सेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर लेता है। फॉरेन पार्टिकल्स को तो अपने एंजाइमेटिक रिएक्शन से तो कर देता है, बट अगर ज़्यादा अब रिएक्ट कर रहे तो ये सुसाइडल सेक्स जो है वो खुद भी अपने ऊपर कर देता है, मतलब सुसाइड अटैम्प्ट करता है। जस्ट लाइक नाउ प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम में 40 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम में एंडोसोम्स, फेगोसोम्स एंड ऑटोफेगोसोम्स आते हैं।
अच्छा, यहाँ एपोप्टोसिस क्या है? डेफिनेशन ऑफ एपोप्टोसिस: एलिमिनेशन ऑफ ऑल सेल्स और अनवांटेड सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। मतलब जो ऑल सेल हो, अगर किसी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर ऑल सेल हो, या एक ऐसे सेल जो जिनकी नीड ना हो, उनकी रिमूवल को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। लाइसोसोम्स आर सुसाइडल सैक एंड प्रोसेस द डू कॉल्ड ऑटोलाइसिस। मतलब ये सुसाइडल सैक होता है जिस तरह मैंने बताया, और ऑटोलाइसिस को कहते हैं कि खुद डिस्ट्रॉय तो करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, लेकिन खुद भी कर लेता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। अच्छा, लाइसोसोम की वजह से ना मोर देन 30 डिजीज, मतलब 30 डिजीज से भी ज़्यादा ये इन्फेक्शन कॉज करता है। बट अगर यहाँ हम बुक की बात करें तो बुक लाइन के हिसाब से 3 मेन डिजीज़ हैं, जिसमें tay sachs आता है, गॉशर डिजीज़ आता है, क्रेब्स डिजीज़ आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल tay sachs में क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन और ब्लाइंडनेस। डेथ बाय एज ऑफ 3 एज में क्या होगी? डेथ हो जाएगी। गॉशर डिजीज़ में लीवर स्प्लीन इनलार्जमेंट होता है, इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स होता है और मेंटल रिटार्डेशन इन इन्फेंटाइल किसे कहते हैं? जो 3 मंथ से लेकर 1 ईयर का जो बेबी होता है ना, दैट आर कॉल्ड इन्फेंटाइल। नाउ क्रैब डिजीज़, क्रैब में लॉस ऑफ माइलिन होता है और मेंटल रिटार्डेशन होता है, और डेथ इसमें कब हो जाती है? बाय एज ऑफ 2। अगर इन्फेंटाइल में अगर यहाँ डेथ अगर पूछी जाए तो वो गॉशर डिजीज़ होगी। अगर पूछा जाए कि 3 एज में किसकी डेथ होती है तो वो tay sachs डिजीज़ होगी। 2 एज में पूछा जाए तो क्रैब डिजीज़ होगी। अच्छा, आपको इसमें कॉमन बताऊँ तो कॉमन तीनों में जो चीज़ें हो रही है वो है मेंटल रिटार्डेशन। बाकी अगर डिफरेंस में देखा जाए तो इसमें ब्लाइंडनेस हो जाती है tay sachs में, गॉशर में लीवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाता है, और क्रैब में लॉस ऑफ माइलिन हो जाता है। मतलब हिपैटोमेगाली हो जाता है, स्प्लीनोमेगाली हो जाता है। पैरोक्सिसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, और पैरोक्सिसोम स्मॉल ऑर्गेनल है लाइसोसोम से, मतलब लाइसोसोम का स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा होता है। इसका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इन एनिमल सेल में जो है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करता है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस करता है, एस्प्रिनाइड बायोसिंथेसिस करता है, एंड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कोलेस्ट्रॉल एंड प्लाज्मोलेजन टू साइटोप्लाज्म। मतलब प्रोड्यूस भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, किसको? कोलेस्ट्रॉल और प्लाज्मोलेजन को। कहाँ तक? साइटोप्लाज्म में। अब बेसिकली आप प्लाज्मोलेजन क्या है? प्लाज्मोलेजन जो है वो फाउंड इन ब्रेन एंड हार्ट, ये ब्रेन और हार्ट में पाया जाता है प्लाज्मोलेजन। अच्छा, इसमें पैरोक्सिसोम का एक और फंक्शन होता है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैच कर जाता है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ कैटालेज एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये 2 एंजाइम रिलीज करता है। कैटालेज क्या करता है? ब्रेक डाउन टू वाटर, एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज क्या करता है? ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है। और ये दोनों एंजाइम जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं? पैरोक्सिसोम से। नाउ मूविंग नेक्स्ट, ग्लाइकोक्सिसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और स्पेशलाइज पैरोक्सिसोम होता है, ये फाउंड इन फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ में, मतलब फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं ना उसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ये ये स्ट्रक्चर होता है ना वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। ये सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस है इसकी, और इसका एक और नाम होता है, निक नेम जो हम कह सकते हैं, कॉन्ड्रियोसोम। और अगर हम बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सेकंड नाम होता है वो है डिक्टायोसोम। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, डबल मेम्ब्रेन होता है, डायमीटर इसका 0.5 to 1 नैनोमीटर होता है, लॉन्ग मतलब लेंथ कितनी होती है? 10 माइक्रोमीटर। कंपोजिशन क्या होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से कंपोस्ट होता है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है, और इनर मेम्ब्रेन इरेगुलर होती है, आउटर परमिएबल होती है। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं पोरेस, और इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिस्टाई। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? क्रिस्टाई। एनर्जी रिलीजिंग ऑर्गेनल है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन DNA एंड RNA एंड राइबोसोम ऑफ 70S। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को किसी से लेना नहीं पड़ता, इसके पास अपना ही एक DNA होता है, अपना ही RNA होता है, और राइबोसोम होता है कौन सा? 70S का। और 70S हमने अभी पढ़ा है, 70S किसका होता है? 70S ये रहा, प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होता है इसके पास। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया पास्ड ओनली बाय मदर प्रेजेंट इन एग्स। पीपल कैन ट्रेस देयर माइटोकॉन्ड्रिया बैक टू देयर मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर। अच्छा, बहुत मेन पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिर्फ मदर से पास होता है, उसके एग्स से सिर्फ मदर में पास होता है। तो पीपल अगर उनको लोगों को अगर
डिटेक्ट करना होगा ना, ट्रेस करना होगा किसी को, तो वो उसके माइटोकॉन्ड्रिया से भी ट्रेस कर सकते हैं। किसको? उसकी मदर को, ग्रैंड मदर को या ग्रेट ग्रैंड मदर को। नाउ प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है और ओरिजिनेट किससे? प्रोप्लास्टिड से ओरिजिनेट है। आउटर परमिएबल होता है और इनर डिफरेंशियल परमिएबल होता है। नाउ इसकी 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पार्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन भी करता है और क्लोरोप्लास्ट का आउटर परमिएबल होता है और इनर डिफरेंशियल परमिएबल होता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल आपको पता है वो ग्रीन साइड ऑफ ग्रीन होती है और ये साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस भी है क्लोरोप्लास्ट। नाउ क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं होगा क्योंकि इसमें कलरफुल सारे हैं लेकिन ग्रीन नहीं है, एक्सेप्ट ग्रीन। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होता है इसमें और फ्लावर फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट एब्सेंस ऑफ लाइट होती है इसमें, इसी वजह से ये कलरलेस होते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन होता है। इसकी भी 3 लेयर्स होते हैं, डेट इज़ एमियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलिपोप्लास्ट एंड प्रोटियोप्लास्ट। नाउ सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है। 1 सेंट्रियोल 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, मतलब 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल मतलब इसमें 27 ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन सेंट्रोजोम, ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट इन सेंट्रोजोम में प्रेजेंट होता है। फॉर्म स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्म बेसल बॉडी जिसको हम कहते हैं काइनेटोसोम विच फॉर्म सीलिया एंड फ्लैजिला। सेंट्रियोल duplicates and became 2 pairs moved to opposite side of cell and began to radiate thread like fiber called astral rays। मतलब ये जो सेंट्रियोल होते हैं ना वो डुप्लीकेट होते हैं और 2 पेयर्स बनाते हैं जो अपने अपने अपोजिट साइड में चले जाते हैं और जब वो रेडिएट होते हैं तो उनमें से रेस निकलती हैं जिनको हम कहते हैं एस्ट्रल रेस। नाउ साइटोस्केलेटन जो होता है उसमें माइक्रोफिलामेंट आता है, माइक्रोट्यूब्यूल आता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट आता है। माइक्रोफिलामेंट में 7 नैनोमीटर डायमीटर होता है और माइक्रोट्यूब्यूल में 25 नैनोमीटर डायमीटर होता है। इंटरमीडिएट में 8 to 12 नैनोमीटर होता है। माइक्रोफिलामेंट में 2 एक्टिन चेन्स होता है, माइक्रोट्यूब्यूल में प्रोटीन ट्यूबुलिन होता है और इंटरमीडिएट में 5 प्रोटीन होती है जिसको हम विमेंटन कहते हैं। विमेंटन एक क्या है? केराटिन मीन्स प्रोटीन है। माइक्रोफिलामेंट में मैं आपको बताऊंगी इसके फंक्शंस। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, चेंज इन सेल शेप होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ होती है, साइक्लोसिस बेसिकली यहाँ होती है। साइक्लोसिस क्या है? साइटोप्लाज्म अगर राउंड मूवमेंट करेगा ना, साइक्लिक मूवमेंट जो साइटोप्लाज्म की होती है बेसिकली उसी को हम कहते हैं साइक्लोसिस। मूवमेंट ऑफ सीडोपोडिया होता है यहाँ। नाउ माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो प्लांट में अगर हो तो वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं और एनिमल में अगर हो तो सेंट्रियोल की फॉर्मेशन करते हैं। अब बेसिकली देखो ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल अगर प्लांट में होगा तो हमने यही अभी पढ़ा है कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं और एनिमल में होगा तो सेंट्रियोल। आगे जाएँ तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन साइटोप्लाज्म एंड मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला होता है। इंटरमीडिएट में क्या होता है? ये 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है और ये 50 माइक्रोमीटर्स की लेंथ होती है। इंटरमीडिएट फॉर्म नेटवर्क इन साइटोप्लाज्म, शेप ऑफ सेल, अटैचमेंट ऑफ मसल सेल एंड सपोर्ट ऑफ नर्व सेल प्रोसेस एक्शन, मतलब ये काम करता है। वैक्यूल जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है और ये सिर्फ यूकेरियोट्स में होता है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट और ये स्टोर हाउस होता है बेसिकली, मतलब जो भी चीज़ें होंगी ये स्टोर करेगा, बेसिकली स्टोर हाउस होता है। अब हम आते हैं बुक से, हम थोड़ा रीड आउट करते हैं। न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में। ये स्फेरिकल होता है और इसके लोब्स होते हैं इसमें। कंसिस्ट ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, द फ्लूइड फिल्ड इन इट, न्यूक्लियलाई एंड क्रोमेटिन, ठीक है। मतलब ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे हमारा सेल के अंदर जो होता है ना साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर उसका फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियोलाई भी होता है, क्रोमेटिन भी साथ साथ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है और थिन स्पेस फिल्ड विद अ फ्लूइड परफोरेटेड बाय न्यूक्लियर पोर्स। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना
वो पोर्स से परफोरेटेड हुई हुई होती है, मतलब साइड पे जो दिख रहा है आप लोगों को पोर्स की, देखें मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पोर्स हैं, ये जो पोर्स आप लोग को दिख रहे हैं न्यूक्लियर पोर्स, यह होते हैं न्यूक्लियोपोरिन, जिससे लिक्विड्स वगैरह या अच्छा लिक्विड तो ऐसे ही जा सकते हैं लेकिन सॉलिड्स वगैरह के लिए पोर्स होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म फिल्ड विद अ प्रोटीन रिच सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। ये जो है न्यूक्लियस जो है एक लिम्फ्स मतलब एक फ्लूइड से फिल्ड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए होता है, पॉलीमरेज एंजाइम होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है और सब मेटल आयंस भी होता है इसमें। अच्छा, ये हिस्टोन कंटेन करता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होता है। इसकी कंपोजिशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये बेसिकली न्यूक्लियस है। नाउ ये एक मोर देन वन न्यूक्लियाई, मतलब इनके पास जो न्यूक्लियस में मोर देन वन न्यूक्लियाई हो सकता है। और डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में डिसअपियर होते हैं और वापस रीअपियर कब होता है, जब इसमें सेल डिवीजन हो जाती है। मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, सिंथेसाइज राइबोसोम, मतलब न्यूक्लियोलस जो है ना वो राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है। क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर रेटिकुलम होता है इसमें। सीन ओनली इन नॉन डिवाइडिंग सेल, मतलब ये अभी बताया इन्होंने कि डिसअपियर कब हो जाता है सेल डिवीजन में, और दिखेंगे कब, जब नॉन डिवाइडिंग सेल होंगे। नाउ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स होता है इसमें। और क्रोमोसोम इन द बिगिनिंग ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल थ्रेड्स at least at centromere called chromatid or sister chromatid. Arms and centromere, the part of chromosome or chromatid from centromere to end is called arm, and the arm or chromatid are joined at a construction called primary construction centromere. Means यहाँ ये बता रहे हैं कि जो दो आर्म्स जुड़े हुए होते हैं ना, आर्म्स, ये इसका जो बीच का पॉइंट होता है वो सेंट्रोमियर होता है, और ये एक क्रोमेटिड होता है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब ये दोनों एक दूसरे का है क्रोमेटिड। और अगर सेम होंगे क्रोमेटिड तो वो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, और अगर सेम नहीं होंगे तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमोसोम कंटेन करते हैं हेरिडिटरी यूनिट को, जिनको हम कहते हैं जीन, और उस जीन की जो पोजीशन होती है ना उसको हम कहते हैं जीन लोकस, जिसको हम प्लूरल में अगर बात करें तो लोकाई भी कहते हैं। नाउ मेटासेंट्रिक क्या होता है, जिसमें इक्वल आर्म्स होता है, सेंट्रोमियर होता है ना प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर पे। सब मेटासेंट्रिक मतलब अनइक्वल आर्म्स होते हैं, मतलब बिल्कुल अनइक्वल नहीं होते, हल्के से अनइक्वल होते हैं, लिटिल बिट अनइक्वल होते हैं। एक्रो और सबटिलोसेंट्रिक की बात करें तो एक बहुत ही लेंथ उसकी ज़्यादा होती है, एक बहुत ही शॉर्ट होता है। और अगर बात करें हम टीलोसेंट्रिक में, तो टीलोसेंट्रिक ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होता है, और इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल लास्ट में होता है, मतलब इसका कोई आर्म ऊपर नहीं होता, ना ही कोई नीचे होता है, मतलब बहुत इस तरह का होता है, एंड ऑफ आर्म्स होता है, ठीक है। जैसे देखो मेटासेंट्रिक में बिल्कुल सेंटर में, सब मेटासेंट्रिक में थोड़ी सी चेंजिंग आती है लेंथ में। एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत ही शॉर्ट और एक बहुत ही लॉन्ग, और टीलोसेंट्रिक जो कि ह्यूमंस में नहीं होता उसमें एक कोई पार्ट है ही नहीं, मतलब एंड पे ही है बिल्कुल सेंटर में। अच्छा, प्रोकैरियोट में ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोट में ये सब चीज़ें नहीं, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोट में सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे लाइक न्यूक्लियस वगैरह, न्यूक्लियोप्लाज्म। और बाकी न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट में वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, मतलब बिल्कुल वेल डेवलप नहीं होता, यूकैरियोट में वेल डेवलप होता है। अच्छा, प्रोकैरियोट में जो मेन पॉइंट है ना यहाँ, वो है मेसोसोम, यहाँ प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोट में मेसोसोम यहाँ एब्सेंट होता है। अच्छा, जो मैं आपको बोली थी मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी, सो अब मैं आपको बताती हूँ वो शॉर्ट ट्रिक बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑर्गेनल नॉन मेम्ब्रेनस, और मेम्ब्रेन बाउंड में अगर आए तो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और सिंगल, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेनस की, बस जो आपको याद रखनी है ना वो है CR न्यूट्रल। CR न्यूट्रल मतलब C से सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन, R से राइबोसोम और न्यूट्रल से न्यूक्लियोलस। और ये सारे 4 स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है वो नॉन मेम्ब्रेनस के। ना मेम्ब्रेन बाउंड में आए तो डबल मेम्ब्रेन भी होता है और सिंगल मेम्ब्रेन भी होता है। डबल मेम्ब्रेन में अगर हम आए तो इसकी ट्रिक है PM नेचर। PM मीन्स P का मतलब है प्लाज्मिड, M का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया और N नेचर का मतलब है न्यूक्लियस। रिमेनिंग ऑर्गेनल्स जितने भी आपके हैं वो सारे सिंगल मेम्ब्रेनस होंगे, मतलब इन सब के अलावा जो भी आपके पास MCQ में आ जाए, एंडोप्लाज्मिक हो जाए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाए, लाइसोसोम हो जाए, पेरोक्सिसोम हो जाए, ग्लाइसोसोम हो जाए, वैक्यूल्स हो जाए, ये सारे क्या होंगे, सिंगल मेम्ब्रेनस होंगे।
बाकी दो मैंने आपको बताया, इसकी ट्रिक आपको याद करनी है इंशाल्लाह। बस ये ट्रिक याद कर लेंगे आपका फुल एंड फुल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में यही है कि नॉन मेम्ब्रेनस कौन सा, डबल मेम्ब्रेन कौन सा, सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के MCQ अनीस हुसैन की बुक से भी सॉल्व करवाऊँगी। सो स्टे ट्यून विथ मी। अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।